एक समय रामपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला एक बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपने खेतों में आलू की खेती किया करता था। अपने उगाए गए आलू को भोला मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी भोला के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वो भोला से कहने लगा, अरे भैया, भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। अरे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अरे क्या है ना कि मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। अरे भैया, ये मान के चलो कि मंडी में बहुत बड़ी दुकान है हमारे मालिक की, जिसमें वो आलू का व्यापार करते हैं। और मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आलू। और क्योंकि तुम आलू की तो खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के आलू बेचने हैं तो भैया मैं उन आलू की अच्छी कीमत लगा दूंगा। बोलो। भैया, आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा भैया, मैं जो आलू अपने खेत में लगाता हूँ मैं उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 भैया, तुम कह क्या रहे हो? अरे आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। और फिर भैया, ये जगह जगह गांव-गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत में बेच दिया जाए। क्यों? सही कहा ना? और तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे आलू बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए आलू उगाओ ना। अरे आलू बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? आलू उगाने में समय लगाओ, उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मुनाफा और पैसा का भैया बहुत लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? भैया ठीक है, नमस्ते। भोला के समझाने के बाद वो आदमी ये समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वो आदमी वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह भोला अपने सारे आलू बैलगाड़ी पर भरकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। काफी देर के बाद वो किशनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे, शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूं, और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूं कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूं। हाँ, यहां ठीक रहेगा। अरे ओ भाई, कौन हो तुम? अरे भैया, हमारे गांव के तो नहीं लगते। भोला ने देखा कि पहनावे से वो आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। क्या है, मेरा नाम भोला है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। ये आलू बेचने के लिए मैं किशनपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं उनको चलाते चलाते थक गया। इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह तक निकलने का इरादा है। तो थोड़ा आप मदद कर दीजिए और बता दीजिए कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए क्या कोई जगह मिल जाएगी? सब मिलेगी, उसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे भाई? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी घर में रुक जाओ। बस इतना कहते ही भोला ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी। खाना खाने के बाद जगमोहन दास भोला से बातचीत करने लगा। हाँ, इतनी बड़ी हवेली? अरे बाप रे हुजूर, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे, आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में ना जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो भोला, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है।
अरे देखने में तुम तो बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, ये सभी आलू तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? ये आलू? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूँ। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। भोला ने उसे बताया कि वो अपने खेत के आलू सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर जगमोहन दास ने कहा, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए ससुरे, इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह काम उचित नहीं है, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आपने बिल्कुल सही कहा साहब। अरे आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है, और ऐसा ना हो इसीलिए तो मैं अपने खेत के आलू सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। हाँ, मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ, ये अच्छा लगता है ऐसा करके। सच में भोला भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्चतम है। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसे सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और फिर जगमोहन दास ने अपने घर के एक कमरे में एक चारपाई बिठाकर भोला के सोने का इंतजाम कर दिया और खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद भोला जगमोहन दास के बारे में सोचने लगा। हाँ, ये कितना अच्छा इंसान है। इसने मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। बहुत बढ़िया। ऐसे इंसान भला आजकल की दुनिया में कहाँ मिलते हैं। अगली सुबह जब वो उठा तो वो फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है अब। हाँ, इस घर के मालिक जगमोहन दास ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत सहायता की है, तो क्यों ना एक काम किया जाए। हाँ, इसके बदले कुछ आलू भी उन्हें दे दिए जाएं। ये सोचकर जब भोला आलू के ढेर के पास पहुंचा तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि आलू का ढेर आधा ही रह गया था। वो तुरंत घर के मालिक जगमोहन दास के पास गया और उससे कहने लगा, अरे 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 साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो आलू का ढेर लगाया था, अरे उसमें से आधे आलू गायब हैं। अरे क्या हो गया है? अरे क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर जगमोहन दास को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, राम 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 राम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हो, हैं? अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे आलू चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं है? जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दिया और बेवजह मुसीबत मोल ले ली। जगमोहन दास की बात सुनकर भोला को और भी अधिक गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, वाह 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 वाह, एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे आलू लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रहे हो, है? चुपचाप यहाँ से शराफत से निकल, वरना अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा, बेईमान कहीं का। जगमोहन दास के धमकाने पर भोला मन ही मन में सोचने लगा, अब तो इससे बात करना ही बेकार है। भोला अपने बाकी आलू के साथ जगमोहन दास के घर से निकल गया। भोला सीधा गांव के मुखिया के पास गया। भोला ने मुखिया जी को जगमोहन दास के यहाँ पर हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई।
सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी कहने लगे, अगर सचमुच तुम्हारे आलू जगमोहन दास ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवा दूंगा। लेकिन ये बताओ कि तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे आलू चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि ये काम उसी आदमी का है। ठीक है, तो उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय जगमोहन दास को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब जगमोहन दास वहां पहुंचा तो भोला को वहां देखकर वो तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस भोला को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझ के मैंने कहा रुक जाओ भैया, ठीक है। रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, और ये निकला एहसान फरामोश कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके आलू क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे अच्छे आलू उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके आलू क्यों चुराऊंगा? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है, लेकिन ये ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आप इसी से पूछिए। मुझे तो भरोसा है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो आलू उगे हैं उनमें से एक आलू तुम यहां पर लेकर आओ। ये सुनते ही जगमोहन दास अपने खेत से आलू लाने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से भोला से पूरे मामले की जानकारी लेने लगा। इस बीच जगमोहन दास अपने खेत से आलू लेकर वापस लौट आया। मुखिया ने भोला की बैलगाड़ी में से एक आलू मंगवाया। और फिर दोनों आलू को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ गजोधर, इसका नाम गजोधर है और ये तरह तरह के सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलवाया है ताकि ये दोनों आलू की अच्छे से जांच कर सके। और फिर मुखिया ने गजोधर से कहा, गजोधर, क्या तुम इन दोनों आलू की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों आलू एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? गजोधर दोनों ही आलू को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी, हाँ, इसकी बनावट भी ठीक है, इसका जो ऊपरी हिस्सा नीच का हिस्सा ठीक है। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में तो कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इसके स्वाद को चख करके देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों आलू को चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर गजोधर ने एक चाकू से जगमोहन दास के लाए हुए आलू को काटा। जैसे ही उसने वो आलू खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा। वो हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे शास्त्री जी, आप तो वैद्य है ना? अरे जरा देखिए तो सही, गजोधर को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ पर आए थे, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर न जाए। अब तुरंत इनका इलाज कीजिए। देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी देखिए। मुखिया के ऐसे कहते ही वैद्य ने गजोधर की जांच पड़ताल की। अरे 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 भाई, अवश्य ही इस आलू में जहर था, इसीलिए आलू को खाते ही इसकी ये हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। और फिर कुछ लोगों की सहायता से उस आदमी को उठाकर इलाज के लिए अपने घर ले गया। इसके बाद मुखिया ने जगमोहन दास से कहा, अरे भाई, ये सब क्या मामला है?
तुमने अपने खेतों में जहरीला आलू लगाया है क्या? अरे तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीला आलू खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो आलू भी तुमने ही दिया होगा। अगर गजोधर को कुछ हो गया, याद रखना उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। ये सुनते ही जगमोहन दास डर गया और वो मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर ले गया और उससे कहने लगा, अरे मुखिया जी, थोड़ा सुनिए, इधर आइए, इधर। मुखिया जी, अब देखिए, ऐसा है कि मुझे माफ कर दीजिए। वो आलू मेरे खेत का नहीं है, बल्कि ये तो उस किसान भोला का ही आलू है। अरे उसके ही आलू जहरीले हैं। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं उसके आलू चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस भोला को दीजिए ना, क्योंकि ये आलू उसी के हैं। हाँ, अगर आप मुझे इस समस्या से बचा लेंगे, देखिए मैं आपको मालामाल कर दूंगा। हाँ, अरे बहुत धन दूंगा मैं आपको। आप सोच के देखिए। एक बार ये सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, वाह वाह वाह, मुझे मालामाल करोगे? अरे एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया, ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। अरे भोला को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाऊं? तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए हैं, जान लेने का, चोरी का और मुझे रिश्वत देने का। तभी वहां पर भोला, गजोधर और वो वैद्य भी आ पहुंचे। अरे अरे अरे, इधर देखो भैया, देखो तो जरा, गजोधर तो एकदम ठीक है। अरे उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये आलू मेरा था ही नहीं। वो आलू तो मैंने इस भोला का चुराया था। अब क्योंकि वो आलू मेरा नहीं था, इसलिए अब मुझ पर किसी की हत्या या हत्या करने का अपराध नहीं बन सकता है। जगमोहन दास, अब तो तुमने ही अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो। इसीलिए हम सबने मिलकर ये नाटक किया था। असल में गजोधर कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और ना ही वो आदमी कोई वैद्य है। देखो, भोला के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए ये सारा का सारा जाल बिछाया गया। अरे गजोधर ने तो आलू खा के बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। अरे बात असल में तो यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को भोला के पास आलू खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात भोला ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। भोला ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर पर आलू खरीदने के लिए भेजा था। भोला ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को आलू नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोककर अपने घर में रुकने की जगह दी और इसके आधे आलू चुरा लिए। अरे तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे? छी, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई जगमोहन दास, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती होगी जो तुम्हारे यहाँ आ गया। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है भोला। अरे तुम्हारी समस्या के बारे में मैं राज्य के महाराज से बात करूंगा। और फिर भोला को जगमोहन दास के द्वारा चुराए गए सारे आलू वापस दिलवा दिए गए। और फिर मुखिया ने कहा, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। जब गांव के बाकी किसानों को भोला के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो मुखिया और भोला की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इसके बाद भोला अपने सारे आलू लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे आलू उचित दामों पर बेचे और वापस अपने गांव लौट आया।